नमस्कार। भारत में G20 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको भारत की अध्यक्षता में G20 के अंतर्गत हो रही बैठकों की अहम जानकारी देते हैं। इस हफ्ते भी देश भर में कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई। इन बैठकों में कई वैश्विक और आवश्यक मुद्दों पर चर्चा हुई। आइए शुरुआत करते हैं G20 हाइलाइट्स के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में किया G20 विकास मंत्रियों का स्वागत। ग्लोबल सतत विकास लक्ष्यों के लिए कार्य योजना बनाने का किया आह्वान। हैदराबाद में G20 कृषि कार्य समूह की मंत्री स्तरीय बैठक, कृषि स्टार्टअप्स पर चर्चा और कृषि संबद्ध क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी का आयोजन। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चेन्नई में W20 विमेन लेड डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्म, थ्राइव एंड ट्रांसेंड विषय पर चर्चा। भारत ने जनसंख्या पर लागू डिजिटल समाधान इंडिया स्टैक को साझा करने के लिए कई देशों के साथ किया समझौता। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक में डिजिटल अर्थव्यवस्था सहित संबंधित मुद्दों पर हुआ विचार विमर्श। और कोच्चि में G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक भारत और यूके की सह अध्यक्षता में संपन्न। खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले व्यापक प्रभावों पर हुई चर्चा। और अब भारत में G20 से जुड़ी हुई खबरें विस्तार से। ग्लोबल साउथ के देश जहां वैश्विक कोविड महामारी से उत्पन्न व्यवधानों से गंभीर रूप से प्रभावित हुए, वहीं भू राजनीतिक तनाव उनके खाद्यान्न, ईंधन और उर्वरक संकट के लिए जिम्मेदार है। ऐसी परिस्थितियों में लिए गए निर्णय संपूर्ण मानवता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र में आए G20 प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों को पीछे नहीं छूटने देना लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। सदियों से ज्ञान, चर्चा, विचार विमर्श, संस्कृति और आध्यात्मिकता का केंद्र रही काशी में G20 विकास मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। 11 जून से शुरू हुई इस बैठक में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष वीडियो संबोधन हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास को बनाए रखना सामूहिक जिम्मेदारी है। दुनिया के विकास में भारत हर संभव मदद को तैयार है। भारत अपने अनुभव बांटने को तैयार है। दुनिया को बचाने के लिए पर्यावरण पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। हम नदियों और पेड़ों का सम्मान करते हैं। It is our collective responsibility not to let the sustainable development goals fall behind. We must ensure that no one is left behind. It is imperative for this group to send a strong message to the world that we have an action plan to achieve this. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि सतत विकास लक्ष्यों को पीछे नहीं छूटने देना लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमारे प्रयास व्यापक, समावेशी, निष्पक्ष और टिकाऊ होने चाहिए और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने हेतु निवेश बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही कई देशों द्वारा सामना किए जा रहे ऋण संबंधी जोखिमों को दूर करने के लिए समाधान खोजे जाने चाहिए। Our efforts must be comprehensive, inclusive, fair and sustainable. We should increase investment in fulfilling the SDGs and find solutions to address the debt risks faced by many countries. महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाएं विकास का एजेंडा तय कर रही हैं और वे विकास और परिवर्तन की वाहक भी हैं। उन्होंने सभी से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए परिवर्तनकारी कार्य योजना को अपनाने का आग्रह किया। Gender equality
and women's empowerment are crucial to achieve the SDGs. In India, we are not limited to women's empowerment. Ours is a women-led development. Women are setting the agenda for development and are also the agents of growth and change. I urge you to adopt a game-changing action plan for women-led development. प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी की भावना को भारत की कालातीत परंपराओं से ऊर्जा मिलती है। उन्होंने अतिथियों को काशी का अनुभव लेने के लिए प्रोत्साहित किया। वाराणसी में आयोजित बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की। उन्होंने कहा कि G20 के रूप में आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, लंबे समय तक ऋण संकट, ऊर्जा, खाद्य और उर्वरक सुरक्षा पर दबाव के बीच वैश्विक आर्थिक सुधार जैसे विकासात्मक मुद्दों पर एकजुटता होनी चाहिए। वाराणसी बैठक में 2 मुख्य सत्र हुए। एक, बहुपक्षवाद, सतत विकास लक्ष्य की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए सामूहिक कार्रवाई, और दूसरा, हरित विकास, लाइफ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली दृष्टिकोण। इस दौरान G20 देशों के विकास मंत्रियों ने भारत के वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को आत्मसात किया और सभी तरह की चुनौतियों से एक परिवार की तरह पार पाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। वाराणसी बैठक के दौरान G20 देशों के विकास मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आने वाले 7 वर्षों के लिए 17 लक्ष्य तय करने के प्रस्ताव दिए। सभी देशों की तरफ से निर्धारित लक्ष्य पर सामूहिक भागीदारी का संकल्प लिया गया। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया कई तरह के संकटों का सामना कर रही है। India has put forward an ambitious 7-year action plan for accelerating progress on SDGs, which present a coordinated, integrated and inclusive roadmap for G20 actions. The action plan not only galvanizes a strong SDG commitment, a strong G20 commitment to the development agenda, but also puts forward transformative actions on the 3 core agendas. And these are: 1, bold, decisive actions on fostering data for development and digital public infrastructure, which are needed around the world to jumpstart innovations at the grassroots level. G20 के विकास मंत्रियों की बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि सभी देश अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों और क्षमताओं के साथ मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ पर्यावरण और जलवायु को स्वच्छ बनाने की ठोस योजना बनाकर काम करेंगे। खासकर विकासशील देश पर्यावरण संरक्षण में ज्यादा प्रभावी भूमिका निभाएंगे। बैठक में विकास, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के बीच आपसी तालमेल बनाने पर जोर दिया गया ताकि सतत विकास की अवधारणा के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। G20 की बैठक में लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की बात कही गई और तय हुआ कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठक करके इस दिशा में ठोस निर्णय लिए जाएंगे। सबके साथ और प्रयास से विकास की प्रक्रिया से कोई वंचित नहीं रहेगा। किसी भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति पीछे नहीं छूटेगा। सभी देशों के विकास मंत्रियों ने एक स्वर में कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत के साथ सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा। दुनिया में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाए रखने के लिए सभी देशों की सहभागिता पर भी सहमति बनी है। वाराणसी में G20 प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए मुख्य चौराहों और महत्वपूर्ण घाटों पर सुंदर सजावट और प्रकाश व्यवस्था की गई। रोशनी से जगमगाती मीनारें आकर्षण का केंद्र रहीं। इस दौरान विदेश मंत्री और अनेक G20 प्रतिनिधि गंगा आरती में शामिल हुए।
प्रतिनिधियों ने सारनाथ का दौरा किया, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल पर अपने भ्रमण के दौरान प्रतिनिधियों ने सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय का भी दौरा किया। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हैदराबाद में आयोजित G20 कृषि कार्य समूह की मंत्री स्तरीय बैठक की। इस बैठक में कृषि व्यवसाय का प्रबंधन और कृषि व्यवसाय कंपनियों के प्रचार में स्टार्टअप्स की भूमिका पर उच्च स्तरीय चर्चा हुई। साथ ही कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी द्वारा एक भव्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन भी हुआ। G20 कृषि कार्य समूह की मंत्री स्तरीय बैठक गुरुवार से हैदराबाद में शुरू हुई। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसमें विभिन्न देशों के कृषि मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महानिदेशक भी शामिल हो रहे हैं। पहले दिन की शुरुआत कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी द्वारा एक भव्य प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ हुई। प्रदर्शनी कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित कर रही है। इस दौरान 2 साइड इवेंट्स हुए, जिनमें शीर्ष भारतीय कृषि आधारित कंपनियों की भागीदारी देखी गई। इन साइड इवेंट्स का विषय था लाभ, लोगों और धरती के लिए कृषि व्यवसाय का प्रबंधन और डिजिटल रूप से डिस्कनेक्टेड कनेक्टिंग, हार्नेसिंग द पावर ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर। इन साइड इवेंट्स में कृषि व्यवसाय कंपनियों के प्रचार में शामिल स्टार्टअप्स और केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों ने भी भाग लिया। बैठक के बाद प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद लिया। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित तीसरी W20 बैठक के बारे में। इस बैठक का आयोजन चेन्नई में किया गया। चेन्नई के महाबलीपुरम में आयोजित इस बैठक के दौरान केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हुई। इस दौरान W20 शिखर सम्मेलन की अंतिम विज्ञप्ति जारी की गई। विज्ञप्ति में रणनीतिक और सामूहिक रूप से विकसित लिंग केंद्रित नीतिगत सिफारिशें शामिल हैं। शिखर सम्मेलन में विमेन लेड डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्म, थ्राइव एंड ट्रांसेंड इस विषय पर विचार विमर्श हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस दौरान भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे व्यवसायों को समर्पित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। W20 में अब तक विभिन्न क्षेत्रों की 1 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ा जा चुका है। W20 में 150 से अधिक महिला प्रतिनिधिमंडलों के 5 कार्य समूह जुड़े हैं। 28 देशों की 158 महिला प्रतिनिधियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। अब बात G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की। इस ग्रुप की तीसरी बैठक के दौरान भारत ने जनसंख्या पर लागू डिजिटल समाधान इंडिया स्टैक को साझा करने के लिए कई देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। बैठक के दौरान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल स्किलिंग और डिजिटल अर्थव्यवस्था में साइबर सुरक्षा पर विचार विमर्श किया गया। G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह DEWG के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने DEWG की 4 दिवसीय बैठक का आयोजन किया। बैठक का आयोजन 12 से 14 जून को पुणे में किया गया। G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह DEWG की तीसरी बैठक के पहले दिन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 2 दिवसीय सम्मेलन ग्लोबल DPI शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। ग्लोबल DPI समिट का आयोजन 12 से 13 जून 2023 को सफलतापूर्वक किया गया। इस दौरान भारत ने 4 देशों के साथ इंडिया स्टैक यानी जनसंख्या के पैमाने पर लागू सफल डिजिटल समाधान साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता आर्मेनिया, सिएरा लियोन, सूरीनाम और बारबुडा के साथ हुआ। बैठक के दौरान वैश्विक DPI शिखर सम्मेलन में वैश्विक विशेषज्ञों और डिजिटल नेताओं के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का अवलोकन DPI, लोगों को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन, न्यायिक प्रणालियों और विनियमों के लिए DPI, कुशल सेवा वितरण के लिए डिजिटल दस्तावेज विनिमय, DPI के लिए महत्वपूर्ण सार्वजनिक अवसंरचना PKI, डिजिटल शिक्षा और कौशल विषयों पर चर्चा का आयोजन किया गया। साथ ही डिजिटल स्वास्थ्य और जलवायु कार्रवाई के लिए DPI,
डिजिटल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र और वैश्विक डीपीआई पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण विषयों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक में 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया, जिनमें से 50 देशों के लगभग 150 विदेशी प्रतिनिधि थे। इसमें 2000 से ज्यादा लोग वर्चुअली शामिल हुए। बैठक के बाद G20 प्रतिनिधियों, पुणे के पेशेवरों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने वैश्विक डीपीआई प्रदर्शनी का दौरा किया और डीपीआई डिजिटल इंडिया यात्रा का अनुभव किया। भारत की अध्यक्षता में G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक बुधवार को कोच्चि में भारत और यूके की सह अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले व्यापक प्रभावों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। भारत की G20 अध्यक्षता के वित्त ट्रैक के तहत रूपरेखा कार्य समूह की तीसरी बैठक कोच्चि के बोलघाटी द्वीप में आयोजित की गई। 2 दिवसीय बैठक में G20 देशों में मजबूत, टिकाऊ और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्तमान प्रासंगिकता, जलवायु परिवर्तन और बदलावों की प्रक्रिया से उपजे आर्थिक जोखिमों पर चर्चा हुई। बैठक में खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले व्यापक प्रभावों पर विस्तृत विचार विमर्श भी किया गया। बैठक में 65 विभाग प्रमुखों सहित लगभग 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि मुद्रास्फीति और पिछले साल आई वैश्विक मंदी खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में इजाफे की मुख्य वजह रही है। भू राजनीतिक और वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति में अनिश्चितता से कीमतों में अस्थिरता की आशंका बनी हुई है। बैठक में G20 सदस्यों के बीच हरित विकास को लेकर व्यापक सहमति दिखाई दी। सदस्य देशों का मानना था कि उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं और कम आय वाले देशों को नई नीतियां अपनाने के लिए कम लागत वाली वित्तीय मदद और प्रौद्योगिकी तक पहुंच की जरूरत होगी। बैठक में हुई चर्चाओं से फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप के प्रमुख उद्देश्यों को अंतिम आकार देने में मदद मिलेगी और इसे अगले महीने गांधीनगर में होने वाली G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के समक्ष विचारार्थ पेश किया जा सकेगा। तीसरी फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग में बैठकों का दौर खत्म होने के बाद शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान स्थानीय कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुति ने समा बांध दिया। इस दौरान प्रतिनिधियों को पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजन परोसे गए जो विदेशी मेहमानों को खूब पसंद आए। G20 की भारत की अध्यक्षता के तहत SAI-20 सहभागिता समूह का SAI-20 शिखर सम्मेलन मंगलवार को गोवा में संपन्न हुआ। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 यानी SAI-20 एंगेजमेंट ग्रुप के अध्यक्ष हैं। सामूहिक रूप से SAI ने ब्लू इकोनॉमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए युग के क्षेत्रों की अनुकूलित परिपक्वता में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया है। मुर्मू ने कहा कि SAI के साथ साथ विशेषज्ञों की राय के बीच हुए व्यापक विचार विमर्श ने सभी को बहुस्तरीय, विविधतापूर्ण प्रकृति और 2 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के प्रभाव और परिणामी समाधान उन्मुख नीति और परिचालन संबंधी आयामों के प्रति संवेदनशील बनाया है। SAI-20 शिखर सम्मेलन की इस 2 दिवसीय बैठक में आमंत्रित देशों के SAI, विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और थिंक 20 और यूथ 20 जैसे सहभागी समूहों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की भागीदारी देखी गई। G20 भारत सचिवालय ने नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में ऊर्जा के भविष्य में भारत की भूमिका पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया। बुधवार को आयोजित चर्चा में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर फेथ बिरोल और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत के साथ ही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपनी बात रखी। That India is at the center of the global energy affairs. If you look at the oil consumption, if you look at the solar, if you look at the hydrogen, biofuels, India is definitely
at the center of global energy affairs. The Prime Minister in his fight against climate change rooted his belief was that not only to Panchamrit, which he announced at Glasgow, but his belief that we should root our in this fight against climate change should be rooted in individual action. If we can continue to register this kind of economic performance, then in the years to come, whatever be the size of our GDP in trillions of dollars, but one thing is clear that as forecast by BP Energy Outlook and IAEA, India will account for approximately 25% of the global energy demand between 2020 and 2040. अब वक्त आ गया है G20 क्विज में पिछले एपिसोड में आपसे पूछे गए सवाल का सही जवाब देने का। देखते हैं कि क्या था सवाल और किसने दिया सबसे पहले इसका सही जवाब। हमने आपसे पूछा था कि भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक कहां हुई। ऑप्शन थे ए हैदराबाद, बी गोवा, सी तिरुवनंतपुरम और डी वाराणसी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम। हमें बड़ी संख्या में आपके मेल मिले और जिसने सबसे पहले सही जवाब दिया है वो है तेलंगाना से पीयूष कुमार। आपको हार्दिक बधाई। इसके बाद मयूरभंज उड़ीसा से शुभम रंजन राउत और गाजियाबाद से आशुतोष निर्मल ने भी G20 क्विज का सही जवाब भेजा है। और अब इस हफ्ते का सवाल पूछने का समय आ गया है। ध्यान से सुनिए ये सवाल और इसके ऑप्शंस। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरा W20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। ए गोवा, बी महाबलीपुरम, सी वाराणसी या डी कोच्चि। अपने जवाब और फीडबैक आप g20.sansartv@gmail.com पर भेज सकते हैं। जवाब के साथ अपना नाम और स्थान लिखना ना भूलें। जो 3 प्रतिभागी इसका जवाब सबसे पहले हमें मेल के जरिए भेजेंगे उनका नाम हम अपनी अगली कड़ी में साझा करेंगे। जाने से पहले आपको बताते हैं आने वाली G20 बैठकों के बारे में। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग वित्त ट्रैक के तहत आयोजित की जाएगी। महाबलीपुरम में इस बैठक का आयोजन 19 से 21 जून के बीच किया जाएगा। G20 पर्यटन कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन 19 से 22 जून के दौरान गोवा में किया जाएगा। इसी के साथ पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन भी गोवा में ही 21 से 22 जून को किया जाएगा। इसके अलावा संयुक्त स्वास्थ्य वित्त टास्क फोर्स की तीसरी बैठक 22 जून को वर्चुअली आयोजित की जाएगी। और वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी के लिए तीसरी बैठक बाली में आयोजित की जाएगी और ये बैठक 24 से 26 जून के दौरान आयोजित की जाएगी। एक पृथ्वी, एक परिवार और साझा भविष्य की संकल्पना को साकार करते हुए भारत की अध्यक्षता में G20 के सदस्य देश बेहतर भविष्य के लिए एकजुट प्रयास कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम इन प्रयासों को आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।